नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर 2022 में, उसका क्वेश्चन पेपर ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर ये। सबसे पहले जो है मैं आपको इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो है आपको बता देता हूँ। इसमें जो है टोटल आपसे 150 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से जो है 30 नंबर की जो है आपकी CDP रहेगी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी। 30 नंबर का आपका जो है मैथमेटिक्स रहेगा पेपर फर्स्ट में, और 30 नंबर का जो आपका इसमें जो है EVS रहता है, और 30 नंबर इसमें जो है रहता है वो रहता है लैंग्वेज फर्स्ट जो आपकी होगी। जैसे यहाँ पे जो है मेरी हिंदी थी, और लैंग्वेज सेकंड जो है जैसे यहाँ पे मेरी इंग्लिश थी, तो 30 नंबर जो है इंग्लिश से पूछे जाएंगे। टोटल ये जो है आपके पास 150 क्वेश्चन हो जाता है, और इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा वो दिया जाएगा 2.5 घंटे का। और एग्ज़ाम जो है वो सिर्फ जो है ऑनलाइन मोड पे करवाया जाता है। तो और इसमें रही बात जो है क्या पासिंग मार्क्स की, तो आपको जो है अगर आप जो क्या है जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको जो है इसमें 60% जो मार्क्स है वो क्वालिफाई करने के लिए लाने होंगे। यानी कि एक 150 में से आपको कितने नंबर लाने होंगे, लगभग 90 नंबर। और अगर आप जो है अदर्स कैटेगरी से जैसे OBC SC ST से है, तो उसमें जो आपको क्वालिफाई करने के लिए इस एग्ज़ाम के लिए लाने होंगे 82 मार्क्स। तो देखिए, सबसे पहले जो है इसमें क्वेश्चन जो दे रखा है, इसमें जो है वो है CDP से जो है CDP वाला पार्ट हम सबसे पहले यहाँ पे जो है आपके साथ जो है डिस्कस करेंगे। ये जो है बिल्कुल ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, और साथ में मैं आपको जो इसके ऑफिशियल आंसर भी बताऊंगा। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा लोग तक शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की क्या अवधारणा है। हिंदी मीडियम में ही बताऊंगा, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जो है ज़्यादातर मेरे पास हैं। तो इसमें जो है सबसे पहला ऑप्शन था विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति, वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव ना हो, आनुवंशिकता का विकास पर बहुत कम प्रभाव होना, और पुरस्कारों का विकास के दौर पर नकारात्मक प्रभाव होना। इसका जो आंसर था वो था फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट जो इसका सही होगा तो आना था विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति। नेक्स्ट था विकास में नमनीयता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानता है। दूसरे का जो है आंसर जो था वो था 2। पालन पोषण विकास को क्या है प्रभावित करता है। बाकी ऑप्शन इसमें से थे केवल स्वभाव ही विकास निर्धारित करता है, विकास हमेशा निरंतर होता है और विकास हमेशा अनिरंतर होता है। तो इसमें जो सबसे उपयुक्त जो आंसर है वो है पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन सेकंड आना था इसमें। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 3। बहुत छोटे बालकों के लिए खालिस्तान समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। बहुत छोटे बालकों के लिए समाजीकरण की प्राथमिक अवस्था जो है वो कौन सी है। क्वेश्चन नंबर जो 3 था इसका आंसर होना था 4, तत्कालीन परिवार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों को संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती है, क्या कहलाती है। इसका जो आंसर होगा वो होगा 4, वो कहलाती है स्कीमे या स्कीमा भी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो था जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में पर अधिकतर बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में विशेषतः कठिनाई महसूस करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट था उत्तर पारंपरिक, पूर्व सहक्रियात्मक, मूर्त सहक्रियात्मक, औपचारिक सहक्रियात्मक। तो इसका जो आंसर आना था क्वेश्चन नंबर 5 का वो था 2, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पूर्व सहक्रियात्मक। नेक्स्ट वन इज ले बयोग्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास खालिस्तान का उत्पाद है। फिलिंग द ब्लैंक्स था आपके पास। तो बयोग्स्की के अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास का जो उत्पाद है, ऑप्शन 1 था अनुवांशिक स्वभाव, केवल अवलोकन पर और अनुकरण, सामाजिक संपर्कता और असीमितता
निर्माण। इसका जो आंसर था क्वेश्चन नंबर 6 का, वो था 3 सामाजिक संपर्कता का। किसका था? सोशल इंटरेक्शन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती है और उन परिप्रेक्ष्य से हटकर उन्हें समझा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 7, और इसका जो आंसर, सही आंसर जो ना था वो ना था 4। मैं जो है ओनली यहाँ पे हिंदी मीडियम में जो है डिस्कस करूँगा, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो है मेरे पास ज़्यादातर है, और फिर अगर मैं दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे डिस्कस करने लग जाऊँगा तो 150 क्वेश्चन है हमारे पास टोटल, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर जो है आप उबना शुरू हो जाएगी इतनी लंबी वीडियो को देखते हुए। तो आपके लिए उचित रहेगा कि जिनका इंग्लिश मीडियम है वो जो है खुद जो है इंग्लिश में देख लें। बाकी जो है राइट आंसर जो है, फाइनल आंसर जो है मैं आपको इसके यहाँ पर जो है बता ही रहा हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में किस चरणों पर बच्चों के नैतिक तर्क दंड से बचने हेतु आज्ञाकारी होने पर आधारित हैं? इसका था क्वेश्चन नंबर 8 का था फर्स्ट, पूर्व परंपरागत स्तर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्स्ट्रक्टिविज्म टीचर। नेक्स्ट इसमें है, निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी अध्यापक की विशेषता है? संरचनावादी। इसका जो आंसर आना था क्वेश्चन नंबर 9 का, वो है 4, ऐसी गतिविधियां आयोजित करना जिसमें गतिविधियों की अवधारणाओं को चुनौती मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हार्वर्ड गार्डिनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में निम्न में से किस बुद्धि प्रकार को शामिल नहीं किया है? प्राकृतिक बुद्धि, स्थानीय बुद्धि, बोधन बुद्धि या अंतर व्यक्तिक बुद्धि। तो इसका जो आंसर आना था क्वेश्चन नंबर 10 का, वो था थर्ड में क्या है? बोधन बुद्धि। बोधन बुद्धि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें जो है आपके पास अभिकथन दे रखा है ए के रूप में और तर्क दे रखा है आर के रूप में। अभिकथन है, जब शुरुआत में कोई विद्यार्थी किसी समस्या को हल नहीं कर पा रहा हो तो अध्यापिका को उसे बोल बोलकर सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके साथ जो तर्क दे रखा है वो है, मौखिकरण और बोल बोलकर सोचना विचारों को क्रमित करता है और दी गई समस्या का हल ढूंढने में मदद करता है। तो आपने इसमें जो है सही विकल्प ढूंढना था आपने। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर था वो था फर्स्ट, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए भी सही है और आर भी सही है, और आर जो क्या कर रहा है वो ए की पूर्ण रूप से या अच्छी तरह से क्या है व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले क्या दे रखा है, अंतर जेंडर पारस्परिकता को प्रतिबंधित किया जाए, जेंडर भेदभाव पर चर्चा करने से बचा जाए। थर्ड है, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाए जो उन रूढ़िवादिताओं को चुनौती दें, और फोर्थ है, रोजमर्रा की गतिविधियों द्वारा जेंडर पक्षपात किया जाए। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का, वो था थर्ड, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाए जो उन रूढ़िवादों को क्या है चुनौती दे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, एक अध्यापक के तौर पर आप अपनी कक्षा में मौजूद व्यक्तिगत भिन्नताओं को अपनाने के लिए निम्न में से क्या करोगे? इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का, क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 है ये। इसका जो आंसर होगा वो होगा 2, केवल 1, 2 और 3। एक में क्या है, मिश्रित योग्यता समूह बनाना, दूसरे में पाठ्यक्रम को क्या आप संबद्ध करेंगे, उसके बाद है थर्ड जो है वो है अध्यापन के बाल केंद्रित तरीके अपनाना। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 14, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है? क्वेश्चन नंबर 14 का जो आना था वो आना था 2, विद्यार्थियों को चिंतन का समय दिया जाए। चिंतन का समय दिया जाएगा तभी जो क्या है विद्यार्थियों में क्या होगी,
क्रिटिकल जो थिंकिंग होगी उसको जो क्या है वो बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है अधिगम हेतु मूल्यांकन किस प्रकार होना चाहिए। अधिगम हेतु मूल्यांकन जो है किस प्रकार से होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो है वो होगा थर्ड। किस तरह से होना चाहिए, रचनात्मक। किसके लिए, अधिगम हेतु जो है मूल्यांकन किस तरह से होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए, फॉर्मेटिव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 विभिन्न संजातीय समूह से संबंधित विद्यार्थियों से युक्त कक्षा में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। विभिन्न संजातीय समूह से संबंधित विद्यार्थियों से युक्त एक आपके पास कक्षा है और आप क्या अध्यापिका है, तो आपको क्या करना चाहिए, इस तरह का जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो आंसर आना था क्वेश्चन नंबर 16 का वो होगा 2। ऐसी चर्चाएं सुसंदित की करनी चाहिए, सुसाधित करनी चाहिए जिनसे विविधता के प्रति स्वीकृति और सम्मान पैदा हो। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 17 आपका स्कूल विभिन्न सुविधाओं को पहुंच पाने के लिए सीढ़ियों, दरवाज़ों और दूसरे वास्तुकला संबंधित स्वरूपों द्वारा पैदा की गई बाधाओं को दूर करने के लिए आधारभूत संरचनाओं में सुधार कर रहा है। ऐसा करके स्कूल क्या प्रोत्साहित कर रहा है। इसका जो आंसर होना था क्वेश्चन नंबर 17 का वो होगा 4। क्या कर रहा है ये, समावेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 शीर्ण दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के समायोजन हेतु एक अध्यापक को क्या देने से बचना चाहिए। द एकोमोडेट स्टूडेंट विद लो विजन ए टीचर शुड अवॉइड। सबसे पहला है दृश्य अव्यवस्थित नोट्स, आवर्धक लेंस, बड़े आकार में छपी पाठ्य पुस्तकें, स्पर्शीय मानचित्र और आलेख। तो किससे बचना चाहिए एक अध्यापक को। इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का वो होगा फर्स्ट, दृश्य अव्यवस्थित नोट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90 का जो आंसर होगा वो होगा 4। उनकी काफ़ी लंबी और स्थिर अवधान अवधि होती है। ये जो है गलत है, बाकी सही है। नेक्स्ट है एक स्कूल में एक प्रतिभावान विद्यार्थी को कुछ श्रेणियां छोड़कर सीधे उच्च श्रेणियों में पदोन्नत कर दिया जाता है। एक स्कूल में एक जो क्या है प्रतिभावान विद्यार्थी है उसको कुछ श्रेणियां छोड़कर सीधे उच्च श्रेणी में जो क्या है पदोन्नत कर दिया जाता है, बिठा दिया जाता है। प्रतिभावान विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए इस स्कूल में किस उपागम का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, किया गया है। ऑप्शन 1 था त्वरण, समृद्धिकरण, प्रोत्साहन और संश्लेषण। तो 20 का जो आंसर था वो था फर्स्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, त्वरण। क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 अर्थपूर्ण अधिगम हेतु कक्षा में ऐसी संस्कृति विकसित करनी चाहिए जहां विद्यार्थियों को खालिस्तान के अत्यधिक अवसर मिल सके। ऑप्शन 1 था एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने में, दूसरा था ज्ञान का निर्माण करने में, थर्ड था तथ्यों को रट कर याद करने में, और फोर्थ था निष्क्रिय होकर सुनने में। तो इसका जो आंसर होना था 21 का वो होना था 2, जहाँ क्या है ज्ञान का निर्माण हो या ज्ञान का निर्माण करने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 विद्यार्थियों को बनने के लिए सुसाधित करना चाहिए। क्या बनने के लिए सुसाधित करना चाहिए, स्वतंत्र विचारक, आश्रित अधिगमकर्ता, निष्क्रिय अनुकरणकर्ता, उच्च श्रेणी के प्रतिद्वंदी। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर आना था वो था फर्स्ट, स्वतंत्र विचारक। ये जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ ये बिल्कुल ऑफिशियल आंसर है, फाइनल आंसर है, और इसी के बेस पे जो है रिजल्ट घोषित हुआ था इस एग्ज़ाम का। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है
इसमें भी अभिकथन और तर्क दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। शुरुआती उम्र से ही हमारा मस्तिष्क वास्तविक सांसारिक परिवेशों से जुड़ी विषय वस्तु को सीखने में सक्षम होता है। ये क्या आपके पास अभिकथन दे रखा है ए में। और आर जो इसका तर्क बता रहा है, प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों को अमूर्त विषय वस्तु और पुस्तकीय अधिगम पर जो क्या बल देना चाहिए। आपने जो है इन दोनों में यहाँ पे आपके पास जो 4 विकल्प दे रखे हैं, तो आपने जो है इन पे चिंतन करना था, मंथन करना था और उसके आधार पे जो क्या आप 4 में से जो है सही विकल्प आपने यहाँ पे ऑप्ट करना था। तो इसका जो आंसर आना था 23 का वो था थर्ड। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए इसमें क्या है, सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 24। अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब लर्निंग इज मोर इफेक्टिव देन विषय वस्तु अत्यधिक जटिल हो, अध्यापक का शिक्षा शास्त्र जो क्या है व्यवहारात्मक हो, अधिगम लक्ष्य परीक्षा केंद्रित हो और अधिगम का स्वभाव जो है प्रयोगात्मक हो। तो इसका जो आंसर आना था 24 का वो आना था 4। अधिगम का स्वभाव जब क्या है प्रयोगात्मक अधिक हो तो क्या है अधिगम ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। नेक्स्ट है रीना एक दी गई समस्या के समाधान हेतु उस समस्या से मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत कर रही है। वह निम्न में से किस समस्या समाधान युक्ति का क्या है इस्तेमाल कर रही हैं। इसका आंसर जो आना था क्वेश्चन नंबर 25 का वो आना था 2 अनुरूपक सोच। अनुरूपक सोच वो उसी के अनुरूप क्या है सोच रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे अनुरूपक सोच, एनालॉजिकल थिंकिंग। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 26। इसमें भी अभिकथन और तर्क दे रखा है आपके पास। अभिकथन में एक अध्यापिका को विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। तर्क इसके बारे में दे रखा है, त्रुटियों का अधिगम प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर था वो था 4। ए और आर जो है दोनों ही गलत है, ये भी गलत है और आर भी गलत है, क्योंकि इसमें बता रखा है एक अध्यापिका को विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर अध्यापिका ही ध्यान नहीं देगी तो फिर कैसे जो है ठीक हो पाएगा। और दूसरे में बताया गया त्रुटियों का अधिगम प्रक्रिया में जो है कोई महत्व नहीं है। क्यों, त्रुटियों का भी जो क्या है अधिगम प्रक्रिया में बड़ा महत्व रहता है, क्योंकि जो है इंसान जो है गलती से ही सीख लेता है, गलती से ही सीखता है और उसमें जो है फिर से सुधार करता है जब कोई जो है एक बार मिस्टेक कर लेता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 27। विद्यार्थियों की भावात्मक स्थिति को अनदेखा करना चाहिए और पहले से सीखे गए ज्ञान को पुनरुत्पादित करने पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ में अनदेखा करना चाहिए और पहले से सीखे गए ज्ञान को पुनरुत्पादित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 था विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ के प्रति विचारशील होना चाहिए और नए ज्ञान के निर्माण को अनदेखा करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 था विद्यार्थियों की भावात्मक स्थिति के प्रति विचारशील होना चाहिए और नए ज्ञान के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। तो इसका जो था क्वेश्चन नंबर 27 का वो था 4, जो इसका बिल्कुल राइट था। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 28। अधिगम असहायता से जूझते विद्यार्थी योग्यता का ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं जिसमें मेहनत करके योग्यता को बढ़ावा नहीं किया जा सकता। योग्यता के प्रति ऐसा दृष्टिकोण क्या कहलाता है। योग्यता के प्रति जो है ऐसा दृष्टिकोण क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर था वो था फर्स्ट, एकल सत्व दृष्टिकोण। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 29। अधिगम के लिए एक सहायक वातावरण पैदा करने हेतु यह महत्वपूर्ण है कि अधिगम के लिए एक सहायक वातावरण पैदा करने हेतु यह महत्वपूर्ण है कि क्या महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों की रुचियों को अनदेखा करें, विभिन्न हिस्सेदारों जैसे कि माता पिता, अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच संप्रेषण पोषित करें, बहुत सख्त, कठोर और सत्तावादी अध्यापकों को नियुक्त करें और पढ़ाने के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम को लागू करें। तो इसका जो राइट आंसर होना 29 का वो होना था 2। विभिन्न हिस्सेदार जैसे माता पिता, अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच जो है संप्रेषण जो क्या है पोषित करना
चाहिए। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन है साइकोलॉजी का, ये पेडागोजी का। नेक्स्ट जो है, निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के प्रभावशाली और अर्थपूर्ण पूर्ण अधिगम में सहयोग नहीं करता है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, अधिगम की सार्वभौमिक रूपरेखा, मानकीकृत पाठ्यक्रम, अध्यापक का संरचनावादी उपागम। जो है सहयोग नहीं करता है वो बताना था आपने, तो इसका जो आंसर होना था वो होना था थर्ड, मानकीकृत पाठ्यक्रम। हमारा मैथमेटिक्स सेक्शन नेक्स्ट जो है वो है ईवीएस का, जो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।